नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं बलोच लिबरेशन आर्मी के बारे में। देखो, रिसेंटली कल ही मैंने आपको बताया था एक वीडियो के थ्रू कि जहां पाकिस्तान के बलूचिस्तान के प्रोविंस में जो तुर्बत का नेवल एयर बेस है वहां पर एक बड़ा अटैक किया गया है और इस अटैक की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी के फाइटर्स द्वारा ली गई है। उसके अलावा इसके पहले एक ग्वादर पोर्ट पर भी अटैक किया गया था और आपको पता है कि ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी हुई है चाइनीज ने वहां पर ग्वादर पोर्ट के अंदर में, वहां पर अटैक करना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कल की ही न्यूज है कि खैबर पख्तूनवा प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वहां पर भी एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है और उस बॉम्ब ब्लास्ट में 5 चाइनीज ऑफिशियल्स की डेथ हो गई है और इस पूरे अटैक की भी जिम्मेदारी जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है। और इसीलिए बलोच लिबरेशन आर्मी के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक्चुअली ये बलोच लिबरेशन आर्मी जो संगठन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकी डिमांड्स क्या हैं, ये क्यों बार बार ये सारे अटैक्स कंडक्ट कर रहे हैं। और एक बहुत सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान के अंदर में जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट आई हुई है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, हमेशा ये बलोच लिबरेशन आर्मी उसको क्यों टारगेट करता है या चाइनीज इन्वेस्टमेंट को क्यों टारगेट करता है। हालांकि देखा जाए तो एक तरीके से नॉर्मल नागरिक की तरफ से कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जब पाकिस्तान के अंदर में आई हैं तो उससे तो पाकिस्तान की जनता का भला होना चाहिए, वहाँ पर डेवलपमेंट्स होनी चाहिए। लेकिन फिर भी बलोच लिबरेशन आर्मी वाले ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट को क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्यों उस पर अटैक कर रहे हैं बार बार, या चाइनीज को क्यों भगाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से। तो इस वीडियो के अंदर में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। अब देखो, बलोच लिबरेशन आर्मी का वीडियो देखने से पहले या बलोच लिबरेशन आर्मी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा बलूचिस्तान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा और यह भी समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में पाकिस्तान के लिए ये बलूचिस्तान इतना मायने क्यों रखता है। अब देखो, बलूचिस्तान की अगर आप लोकेशन को देखोगे तो वो पाकिस्तान के बिल्कुल साउथ में पड़ता है और ये बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है यहाँ पर बड़ी मात्रा में बलोची नेशनल्स रहते हैं और ये जो शेडेड हिस्सा आपको दिख रहा है ये बलोची नेशनल्स की पॉपुलेशन का है। और ये पॉपुलेशन जो है बलोचों की, ये अफगानिस्तान के अंदर में भी रहती है बड़ी मात्रा में और ईरान के अंदर में भी बहुत बड़ी मात्रा में ये लोग रहते हैं। जो ईरान का बलूचिस्तान और सिस्तान प्रोविंस है यहाँ पर भी रहते हैं। तो इसका बॉर्डर जो है बलूचिस्तान प्रोविंस का ईरान के साथ भी लगता है और अफगानिस्तान के साथ भी लगता है। अब ये तो इसकी लोकेशन हो गई सिर्फ। इससे फ़ायदा पाकिस्तान को क्या है एक्चुअल में कि इसकी जो लोकेशन है उससे से पाकिस्तान को मेजर जो अपना एक्सेस मिलता है अरेबियन सी के अंदर में वो एक्चुअल में बलूचिस्तान के प्रोविंस से ही मिलता है। ऊपर से जो बलूचिस्तान का प्रोविंस है, इसका जो ग्वादर पोर्ट है, इसकी बहुत अच्छी प्रॉक्सिमिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान के साथ और इसी वजह से ये पाकिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब चाइना के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए है, बिकॉज चाइना को जो लैंड एक्सेस मिलता है इस पूरे प्रोविंस के थ्रू, एक तो अरेबियन सी में भी एक्सेस मिलता है और दूसरा इंडिया में भी पूरा लैंड एक्सेस मिलता है चाइना को, क्योंकि चाइना के जितने भी बॉर्डर्स लगते हैं इंडिया के साथ में वो सारे वहाँ पर नेचुरल बैरियर की तरह हिमालयन हम रेंजेस काम करती हैं और इसीलिए बहुत ईजी रूट नहीं है चाइना के लिए इंडिया में अगर आना है तो। और ये बलूचिस्तान का प्रोविंस वो ईजी रूट चाइना को प्रोवाइड करता है, प्लस उसके साथ साथ अरेबियन सी में एक्सेस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान, हर जगह पे ये पॉइंट इनको एक्सेस देता है और इसीलिए इन्होंने इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट ग्वादर पोर्ट के अंदर में कर रखी है। अब देखो, ये पूरा जो समस्या है इसी वजह से, ये जियोपॉलिटिकल जो लोकेशन है बलूचिस्तान की, इसकी वजह से पाकिस्तान के लिए ये हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस बना हुआ है। इवन जो पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स हैं उसका 36% हिस्सा इसी बलूचिस्तान और की प्रोविंस से आता है। उसके अलावा इसी बलूचिस्तान के प्रोविंस में पिछले 3-4 साल पहले ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस रिजर्व्स भी पाए गए हैं। उसके अलावा इसी बलूचिस्तान के प्रोविंस में बड़ी मात्रा में कॉपर और गोल्ड के भी रिजर्व्स हैं। इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी बना करके रखे इस पूरे बलूचिस्तान के प्रोविंस के अंदर में। अब देखो, ये पूरी समस्या जो बलूचिस्तान की प्रोविंस की है वो एक्चुअल में कब शुरू हुई, वो एक्चुअल में पार्टीशन के टाइम पर शुरू हुई, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है 1947 के टाइम पर। अब पार्टीशन के दौरान सबसे बड़ा इशू क्या था दोनों स्टेट्स के लिए? दोनों स्टेट्स के लिए प्रॉब्लम सेम थी कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे उस समय इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। अब इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसको बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करने की कोशिश चल रही थी, जहां पर वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू मिल करके उन सारे प्रिंसली स्टेट से बातचीत करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवा के उनको एक यूनियन ऑफ स्टेट बनाया इंडिया को पूरा। ठीक वही कोशिश पाकिस्तान के अंदर में भी चल रही थी और पाकिस्तान के अंदर में ये कोशिश जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट से बात करके उनको मिला करके एक पूरा कंप्लीट पाकिस्तान बनाने की कवायद शुरू कर दी थी। उसी तौर पे जो बलूचिस्तान का उस समय प्रोविंस हुआ करता था उसको पूरा स्टेट ऑफ करात कहते थे।
ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है ये स्टेट ऑफ करात का हिस्सा है, और इस स्टेट ऑफ करात के हिस्से में 4 अलग अलग प्रोविंसेस आती थी, यानी कि ये कलाट का हिस्सा अलग है, ये करान का हिस्सा, मकरान का हिस्सा अलग है, और 4 अलग अलग समझ लो आप ऑटोनॉमस रीजन हुआ करते थे, और पूरे स्टेट को एज अ होल स्टेट ऑफ कलाट कहते थे। अब ये जो स्टेट ऑफ कलाट था ये आज प्रेजेंट डे बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअल में मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश ये थी कि स्टेट ऑफ कलाट के जो खान थे उस समय पर, उनसे बातचीत करके एक वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवाया जाए और इसको भी पाकिस्तान के अंदर में मिला लिया जाए। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के प्रोविंस में उनको पता था कि बहुत बड़े मात्रा में नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। अब ये बातचीत शुरू हुई, लेकिन ये जो स्टेट ऑफ कलाट के खान थे, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड के दौरान भी जो खलात के खान थे उनको पूरा ऑटोनॉमस पावर उनके पास थी और एकदम सोवरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता था पूरा स्टेट ऑफ कलाट को। आता ये ब्रिटिशर्स के अंदर में था, उनके अम्ब्रेला के अंदर में, लेकिन यहाँ पर पूरा जो रूल्स रेगुलेशन थे सब कुछ स्टेट ऑफ कलाट के चलते थे, जो वहाँ कर खान थे वो। तो इसलिए वो पाकिस्तान के साथ कभी नहीं मिलना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग में ही बिल्कुल क्लियर पॉइंट अपना रखा था कि मैं पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ। और इसीलिए एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हो गया था इन दोनों कंट्रीज यानी कि स्टेट ऑफ कलात और पाकिस्तान के बीच में। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था अगस्त 4, 1947 को, और इस इंस्ट्रूमेंट से ये पूरा सोवरेन स्टेटस मिल गया था स्टेट ऑफ कलात को, यानी कि स्टेट ऑफ कलात को एक तरीके से इंडिपेंडेंट बिल्कुल कंट्री की तरह माने जाना लगा था 1947 में। अब आप पाकिस्तान की आदत से तो वाकिफ ही हैं, तो जो ये अग्रीमेंट साइन किया गया था 1947 में, ज़्यादा दिन वो अग्रीमेंट टिकता नहीं है, और 1948 में 27 मार्च को पाकिस्तान की आर्मी ने इस स्टेट ऑफ कलात के ऊपर अटैक कर दिया और पूरे स्टेट ऑफ कलात पर अपना कब्जा जमा लिया। और वहीं से स्टेट ऑफ कलात के जो लोग थे, जो कि एक्चुअल में पाकिस्तान में मिलना ही नहीं चाहते थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट ही मानते थे, और उनकी एथनिसिटी भी बहुत अलग थी पाकिस्तानियों से। इस वजह से वो लोग कभी पंजाबी या पश्तून्स या इनके साथ मिल करके रहना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो हमेशा अपनी अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे। वो लोग जो है वो बिल्कुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं, और वहाँ से एक बलूचिस्तान इंसर्जेंसी शुरू होती है। अब जो ये बलूचिस्तान इंसर्जेंसी शुरू हुई है, इसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी। एक तो पहले ये अग्रीमेंट हुआ था जिसके थ्रू सोवरेन स्टेटस मिला था बलूचिस्तान के प्रोविंस को, हालांकि स्टेट ऑफ कलात कहते थे उसको उस समय। और दूसरा, इन्होंने 1948 में 27 मार्च को पूरा बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। यहाँ से पूरा एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ, एक वेव ऑफ इंसर्जेंसी यहाँ से शुरू हुई। ये इंसर्जेंसी और ज़्यादा बढ़ती है जब 1955 का समय आता है, और 1955 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर देती है। ये अनाउंसमेंट ये होती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। अब देखो, पाकिस्तान का मैप देखोगे तो पाकिस्तान का मैप 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक वेस्ट पाकिस्तान है और एक ईस्ट पाकिस्तान है, जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश था। और दिमाग तो है नहीं इनके पास कि एडमिनिस्टर करें पूरे पाकिस्तान को, तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन्होंने कहा जी हम तो वन यूनिट स्कीम लेकर के आएंगे पाकिस्तान के अंदर में, और इस 1 यूनिट स्कीम से हम क्या करेंगे कि जो पंजाब का प्रोविंस है, सिंध का प्रोविंस है, खैबर पख्तूनवा का प्रोविंस है और बलूचिस्तान का प्रोविंस है, इन सारे प्रोविंसेस को हम एक यूनिट की तरह मानेंगे, यानी कि एक प्रोविंस मानेंगे, और इस प्रोविंस को हम वेस्ट पाकिस्तान का नाम देंगे और इसको हम सेंट्रली एडमिनिस्टर करेंगे। जैसे ही ये 1 यूनिट स्कीम आती है पाकिस्तान की 1955 में, बड़ी मात्रा में एक और इंसर्जेंसी का फ्लो आता है, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में बलोच नेशनल्स जो हैं वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट, पाकिस्तान की सेना से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और ये पूरा मामला चलता है 1955 से लेकर के 1960 तक। हालांकि 1960 में इस पूरी इंसर्जेंसी को बहुत बुरी तरीके से दबा दिया जाता है, बहुत सारे बलोच नेशनल्स को उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता है। एक बार फिर से इस पीरियड के बाद दोबारा से इंसर्जेंसी बहुत बड़ी मात्रा में आई थी 1970 के टाइम पर, जब एक और घोषणा कर दी थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। इस घोषणा में उन्होंने 1970 के अंदर में ये कहा कि जो बलूचिस्तान का पूरा प्रोविंस है, जिसके अंदर में 4 ऑटोनॉमस रीजन्स आते हैं, जो मैंने आपको मैप के अंदर में दिखाया था कि ये जो 4 अलग अलग ऑटोनॉमस रीजन्स आते हैं, इन चारों रीजन को मिला देंगे हम एक में, और इस पूरे प्रोविंस को हम बलूचिस्तान प्रोविंस कहेंगे, जिसको आज हम बलूचिस्तान प्रोविंस के नाम से जानते हैं। इसी के बाद एक और वेव ऑफ इंसर्जेंसी शुरू हुई बलूचिस्तान के अंदर में, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे संगठनों को बनाया गया पाकिस्तानी गवर्नमेंट से लड़ाई करने के लिए। उसी कड़ी में एक संगठन बना था जिसको कहते थे बलोच लिबरेशन फ्रंट, BLF। ये BLF का फाउंडेशन हुआ था 1973 के अंदर में, और ये BLF में जितने उस टाइम के बड़े स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स थे बलूचिस्तान के अंदर में, या जो बड़े नेता हुआ करते थे जो कि बलोच थे, उन सब ने मिल करके बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का फॉर्मेशन किया था, और पहली बार ऑफिशियल तरीके से इन्होंने लड़ाई अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से शुरू कर दी थी।
अब यही ऑर्गेनाइजेशन आगे चल करके आप बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम से जानते हो। और बहुत लोग कहते हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी एक्चुअल में साल 2000 में बनाई गई थी, लेकिन एक्चुअल में ये साल 1973 में बनाई गई थी। और ठीक उसी तरीके से जैसे आईसिस बना था, बन तो पहले किसी और नाम से गया था, नाम चेंज कर दिया था सिर्फ आईसिस का, ठीक उसी तरीके से बलोच लिबरेशन फ्रंट का नाम चेंज करके बलोच लिबरेशन आर्मी रख दी गई थी। और इस बलोच लिबरेशन आर्मी का जो पूरा मुद्दा था वो यही था, इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि बलूचिस्तान का जो पूरा प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर में, उसको पाकिस्तान से किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर अलग कराना है। बलोच लोगों की जो अपनी एथनिसिटी है उसको जिंदा रखना है, और जो इनके राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए। आप सोचो कि बलूचिस्तान जहां पर इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, इतने बड़े मात्रा में गैस रिजर्व्स प्रेजेंट हैं, वो बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का सबसे मतलब पुअरेस्ट प्रोविंस है। और इवन दो वहाँ के लोग जो कि इतने मेहनत कश हैं, उन लोगों के पास जॉब्स नहीं है। वहाँ पर जहाँ से पूरी पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, 36% इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उसी बलूचिस्तान के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बिल्कुल भी। अब वहाँ के लोगों को दिक्कत यही है कि बाहर से जो ये कंपनीज आ रही हैं, जो कि चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, या सीपैक कॉरिडोर में जितना भी काम हो रहा है, वहाँ से जितने भी चाइनीज़ ऑफिशियल्स आ रहे हैं, ये बड़ी मात्रा में यहाँ पर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और यहाँ का धन अपने देश में लेकर के जा रहे हैं। और हम लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, ज़ीरो मिल रहा है। और ये सारा पैसा जो ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके रखे आते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हायर ऑफिशियल्स खा जाते हैं। ये उन लोगों की मूल प्रॉब्लम है, और इसी के लिए वो लोग पूरी एक लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। अब जैसे ये बलोच लिबरेशन आर्मी इन्होंने फॉर्म करी, तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी वहाँ के अदर माइनॉरिटीज़ थे, जो कि अदर एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स थे, जैसे कि पंजाबीज हो गए या पश्तून्स हो गए, उन सब के खिलाफ इन्होंने पूरी एक लड़ाई छेड़ दी बलूचिस्तान के अंदर में। और इन्होंने कहा कि इनको यहाँ से जैसे भगाएंगे तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अपने आप घुटनों पर आ जाएगी। और इसके 2000 के बाद इन्होंने बहुत बड़ा अटैक कंडक्ट किया साल 2004 में, और उसके बाद लगातार ये लोग करते आ रहे थे। अभी जो बलोच लिबरेशन आर्मी थी, एक्चुअल में इसका जो पूरा बेस था वो अफगानिस्तान के अंदर में था। और इस पे बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां की जाती हैं पाकिस्तान ऑफिशियल्स द्वारा कि कई सारी कंट्रीज़ को इसमें मतलब दोषी ठहराते हैं पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कि कई सारी कंट्रीज़ ने इस बलोच लिबरेशन आर्मी को एक ग्राउंड दिया है तैयार होने के लिए। और उनमें वो सबसे पहले अफगानिस्तान को रखते हैं कि अफगानिस्तान ने अपने यहाँ पर इनको ग्राउंड दिया, इनको शरण दी, और तब जा करके ये बड़ी मात्रा में यहाँ पर अटैक करते हैं। और अफगानिस्तान में इनका हेडक्वार्टर भी है बलोच लिबरेशन आर्मी वालों का, कंदहार के अंदर में। और अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार अभी जो 2021 में आई है, कहते हैं पाकिस्तान ऑफिशियल्स की 2021 में जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है, वहाँ से उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना शुरू कर दिया इस बलोच लिबरेशन आर्मी को। और एक्चुअल में जो पूरा ये इल्ज़ाम डालते हैं इस पूरी चीज़ का, बलोच लिबरेशन आर्मी का, वो एक्चुअल में ये लोग डालते हैं कि ये रशिया यानी कि सोवियत यूनियन उस टाइम पे हुआ करता था 73 के टाइम पे, तो ये सोवियत यूनियन की बनाई हुई आर्मी है ताकि ये पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग कर सकें। तो सोवियत यूनियन, अफगानिस्तान, और तीसरे नंबर पर ये इंडिया को रखते हैं। कहते हैं कि ये इंडियंस ने भी बलोच लिबरेशन आर्मी को बड़ी मात्रा में फंड देना शुरू कर दिया है, इसीलिए ये लोग इतने बड़े बड़े जो अटैक हैं वो पाकिस्तान के अंदर में कर रहे हैं। इवन ये इस पर बोलते हैं कि यहाँ पर द हिंदू ने एक अपना आर्टिकल छापा था जहाँ पर बताया था कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी के बड़े बड़े नेता हैं वो बड़ी मात्रा में इंडिया में जा करके न्यू दिल्ली के अंदर में अपना इलाज करवाते हैं। जैसे इन्होंने बताया था कि जो कमांडर था एक खुजदार का, उसने भी अपना इलाज करवाया था दिल्ली के अंदर में। इवन जो पोस्टर बॉय था बलोच लिबरेशन आर्मी का, जिसका नाम था असलम बलोच, उसने भी जाकर के न्यू दिल्ली में वो आता जाता रहता था और वहाँ जाकर के अपना इलाज करवाता था। ये खुद इंडियन न्यूज़पेपर द हिंदू ने छापा था, ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था। और इसीलिए इसको अपना आधार बना करके पाकिस्तानी ऑफिशियल्स बोलते हैं कि इंडिया भी बलोच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करता है एक तरीके से, इसीलिए आर्मी इतनी स्ट्रांग हो पाई है आज के दिन में। तो आई होप आपको ये पूरा बलोच लिबरेशन आर्मी के ऑब्जेक्टिव, इनका जो पूरा मुद्दा था, बलूचिस्तान का पूरा जो मुद्दा है, वो समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।